आदमी पूरे प्रदेश को दारू पिला के जिसने बर्बाद कर दिया, उसको ठेका दिया बहन जी ने दूध पिलाने का बच्चों को। कहा था ना चुनाव में, कहा था, और उसको ठेका रिन्यू हुआ आपकी हुकूमत में, और ज्यादा पैसे बढ़ा के हुआ। ज्यादा पैसे पर ठेका रिन्यू किया आपकी सरकार ने, जो लोहिया की सरकार है, जो जयप्रकाश और नरेंद्र देव की सरकार कहती खुद को। रिन्यू किया या नहीं किया? हाँ या ना? आप ना कहिए, मैं कागज दिखा दूं। कैसी बात कह रहे हैं? तब भी वो दारू बेच रहा था। उसके खिलाफ विधानसभा के अंदर हमने खुद बात उठाई। अरे आप अपनी बात छोड़ो महाराज रविदास जी, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका अदब करता हूं मित्र, लेकिन आप सरकार नहीं ना, आप हुकूमत उत्तर प्रदेश नहीं। रशीद मसूद साहब को मैं पर्सनली बहुत रिगार्ड करता हूं। इस देश में कुछ भले नेताओं में मैं इनकी गिनती करता हूं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये हुकूमत हिंदुस्तान नहीं। हम लोग उस मशीन का हिस्सा है, लेकिन सच को सच तो कहें, कौवा को कौवा कहें और हंस को हंस कहें, ये तो समझे। वो ठेका कैसे रिन्यू हुआ जिसने पूरे प्रदेश को नशे की गर्त में डुबो दिया और 20 रुपया पर बोतल ज्यादा भी लूटा, उसको फिर दूध पिलाने का ठेका पुष्टाहार का क्यों मिला? क्यों जयप्रकाश, लोहिया और नरेंद्र देव की वैचारिक वाहिका सरकार ने ऐसा काम क्यों किया? दूध पिलाने का काम करने के लिए कोई भला एनजीओ नहीं मिला था, 4 भले लोगों का समूह नहीं मिला था, जिसके ऊपर तमाम लूट फरेब छल प्रपंच के मुकदमे थे? उसी कंपनी के मालिक को आपने फिर दे दिया। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। उन जिनको आपने ठेका दिया, उनके साथ आलिंगनबद्ध गले मिलते हुए फोटो किसी दिन चैनल पर चलाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस प्रदेश के राजनेताओं के लिए। क्या स्थिति है? भला आदमी आपके यहां एंट्री नहीं पा सकता है? और जो लोग ऐसे काम करते हैं वो लोग आलिंगनबद्ध होते हैं जाके, उनके लिए आसन लगता है शपथ ग्रहण समारोह में, पर्ची लिखी होती है उनके नाम की पीछे कुर्सी पर। इतने महान लोग थे जिन्होंने प्रदेश में सिवाय दारू की गंगा के कुछ काम नहीं किया बहाने के। लोग अदालत क्यों नहीं जाएं? मैं ये सवाल पूछता हूं रशीद साहब से भी और रविदास जी से भी, लोग अदालत क्यों नहीं जाएं? आप सुनेंगे नहीं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी। नेता दारू पिलाने वाले को दूध पिलाने का ठेका दे देगा, पंजीरी का ठेका। पंजीरी, रविदास जी आप तो पुराने आदमी, पंजीरी सत्यनारायण की कथा में बटती है, बड़ी पवित्र चीज होती है। आपने किन हाथों में दिया था पंजीरी का ठेका? गोविंद पंत राजू, सत्यनारायण की कथा में पंजीरी मिलती है ना, तुलसी का पत्ता डाल के हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। उसका ठेका आपने किसको दिया? उस पंजीरी पे अभी एक रिपोर्ट आई है हैदराबाद। कैसी कैसी पंजीरी खा गए, कैसी कैसी पंजीरी बट गई, और लोग अदालत नहीं जाए। मैं कभी सहमत नहीं हुआ कि अदालतें अपनी सीमा लांघ रही, नहीं। अदालतें आपको पहले अवसर देती है कि सुधरो, जब आप नहीं सुधरते तो अदालतें हस्तक्षेप करती हैं। जी गोविंद जी। नहीं, अभी अमिताभ जी जिस पंजीरी का जिक्र कर रहे थे उस बारे में अभी हैदराबाद की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि वो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में जो नमूने लिए गए थे वो सारे नमूने जो मानक के स्तर हैं उनसे काफी नीचे हैं। बताइए, उनको ठेका दे दिया, उनको ठेका दे दिया 1300 करोड़ रुपए का। क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? लोहिया ने इसलिए राजनीति में शुरू की थी। जयप्रकाश जी, रविदास जी, आपको तो स्मरण होगा, ये जवाहरलाल के बाद जयप्रकाश जी के पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया था, उस आदमी ने ठुकरा दिया। जी जी, ये उस वैचारिक परिवार में ये क्या हो रहा है? जी रशीद मसूद साहब। मैं यही अग्निहोत्री साहब कह रहे थे, मैंने तो खुद ही इस बात को सपोर्ट किया है कि लोगों के पास रास्ता कोई नहीं रहता है, मजबूरन कोर्ट में जाते हैं। नंबर 2 बात, मैंने किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं लिया है, मैंने एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है। जी जी। तो अग्निहोत्री साहब ने जो मुझसे सवाल किया था, मैं उसका ये जवाब देना चाहता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। रविदास मल्होत्रा जी, ये तमाम गड़बड़ियां, ये तमाम अनियमितताएं क्या सरकार के सलाहकारों को, थिंक टैंक को नजर नहीं आती? जनता के साथ हम क्या करना चाहते हैं भाई? देखिए, जब अनियमितताएं होंगी, भ्रष्टाचार होगा या घोटाले होंगे तो लोग मजबूर होकर के न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय को इस संबंध में आदेश करना पड़ता है।
हम लोग ये चाहते हैं कि वो चीजें सरकार के पास आए और न्यायालय से जाने से पहले ही सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। जो आपने अभी बात कही सही है कि जो नोएडा के अंदर जो 2 अधिकारी थे उनको हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया और उनके खिलाफ लगातार ये बातें कही जा रही थी कि वो बहुत भ्रष्ट हैं, और बाद में कोर्ट में लोग गए और कोर्ट ने उस आदेश दिया कि उनको हटाया जाए। ये बात सही है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अपनी समस्याओं के लिए जो लोग जाते हैं न्यायालय में। रविदास जी, आपका छोटा भाई होने के अधिकार के नाते 1 सेकंड आपसे उधार ले रहा हूं, है? नहीं तो अतुल नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे दरख्वास्त कर ली। आप भले आदमी हैं, आपने एक सवाल लगाया कि नोएडा की सबसे कीमती, सबसे बड़ी जमीन जिसकी सबसे बड़ी नीलामी हिंदुस्तान में हुई, रिकॉर्ड कायम हुआ, वो जमीन नियमित कानूनन दी गई या अनियमितताएं हुई? मायावती के शासनकाल का पहला ऐसा बड़ा फैसला जिस पर डबल ताकत से मोहर लगाई सरकार ने, बोला जी सब कुछ सही, कागज पत्तर दाखिल खारिज सब सही, बाकी तो दरोगा की तैनाती भी गलत साबित कर दी आपने मायावती की। बोले जी पत्थर लगाया वो गलत, टेंट लगाया वो गलत, तंबू लगाया वो गलत, जो काम मायावती ने किया सब गलत। लेकिन मायावती का एक काम आपकी सरकार को भाया, बोले जो जमीन दी ये 100% नियमों के आधार पर दी है। जमीन का नाम लूं और लेने वाले का जरूरत नहीं ना। नहीं, आपकी बात सही है। मैंने क्वेश्चन किया था, जवाब क्या आया महाराज? जवाब, हाँ, जवाब जो आया वो ये आया कि जो उसमें 70 लाख स्क्वायर फीट जमीन सेक्टर 25 और 32 में सरकार ने दी थी, और हमने उस पर सवाल उठाया कि इस पर जांच कराई जाए, इस पर कार्रवाई हो, लेकिन वो उस पर जांच नहीं हुई है। आपकी मंशा पर सवाल ही नहीं मेरे दोस्त, मैं तो पूछ रहा हूं जवाब क्या आया हुजूर का? मायावती का पहला फैसला जिस पर फिदा हो गई हमारी सरकार। बहन जी को खुश होना चाहिए, उनको चिट्ठी लिख दीजिए अखिलेश को, बुआ भतीजे का रिश्ता है, लिखना चाहिए कि भाई चलो आपने मेरा एक काम तो सही माना, लेकिन गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, इस पर एक राय नहीं बनती। इस पर बन जाती है कि ये जो हजारों करोड़ की जमीन दी ये डील ठीक थी। जी रविदास जी, आपके बोलने का वेट कर रहा हूं मैं। जी, हम ये कह रहे थे कि लोकतंत्र में हमने अपनी बात विधानसभा के उठाई और मैंने कहा कि पूर्व की बीएसपी की सरकार में सेक्टर 25 में और 32 में 70 लाख स्क्वायर फीट जगह लगभग जो है वो एक आदमी को बगैर नीलामी के बेच दी गई, उसमें अनियमितताएं हुई। और मैं आज भी आरोप लगा रहा हूं कि पूर्व की सरकार में वो अनियमितताएं हुई थी और मैंने उसमें प्रश्न किया था कि इसमें जांच कराई जाए। और आपकी सरकार, सुनिए, नहीं, पूर्व की सरकार ने जो किया वो किया। आपकी सरकार या तो आपको सैंटती नहीं, या आपकी बात सुनती और मानती नहीं, या सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि आप जो चाहे कहते रहें, आपसे महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जिसको जमीन टिकाई है। अब ये तो आप नहीं, आप बताइए। पहले भी प्रश्न, अरे आप मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए ना। अच्छा गोविंद जी, आप उत्तर प्रदेश इतने दिनों से देख रहे हो, आप भी जान रहे हो किसकी चर्चा हो रही। रविदास जी भले आदमी, इस पर मुझे कोई शक नहीं रहा, मैं मंच से कहता हूं, लेकिन इनकी बात इनकी सरकार ने सुनी नहीं, न्याय के पक्ष में सरकार नहीं खड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सरकार ने जिस तरह से जवाब दिया उसमें इतनी भी गुंजाइश नहीं रखी कि इस मामले में हम एक जांच करा लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये सीबीआई की जरूरत है या नहीं है। सीधे सीधे ये कह दिया गया कि ये बिल्कुल नियमों से हुआ है और इसमें कोई गलती नहीं है। तो कहीं न कहीं नहीं, गोविंद जी, यानी रविदास गलत है, यानी जो सवाल उठा रहा है वो गलत है, प्रोसेस ठीक है। यानी रविदास जी से ज्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जिसको सरकार ने उपकृत किया, या सरकार में बैठे लोग उससे उपकृत हुए। गोविंद जी, ये तो दिख ही रहा है, और मुझे लगता है कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हो रही हैं और बार बार अदालतों को दखल देना पड़ रहा है, उसमें 2 चीजें बहुत साफ हैं। पहली चीज तो यह है जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अभी खुद भी कहा कि अधिकारी उनकी ठीक से सुन नहीं रहे हैं, जिसपे आज समाजवादी पार्टी की एक सफाई भी आई है। उसमें यह कहा गया है कि जो पुरानी सरकार का जो भ्रष्ट नौकरशाह तंत्र था उसकी अभी सफाई ठीक से नहीं हो पाई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो किसने मना किया सफाई ना करने के लिए? किसने रोका सफाई करने से? नहीं, आपने एक के बाद एक बोरों भर के ट्रांसफर किए, पूरे घर के बदल डालूंगा की तर्ज पे आपने तलवारें चलाई, इस पे आरोप लगे कि आपने मोटी डील की, उसके बाद भी आप कहते हो कि साहब कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर वो भ्रष्ट तंत्र है, हाँ, तो अब इतना वक्त हो गया कि अब तक अगर उसकी सफाई नहीं हो पा रही है तो कहीं न कहीं ये सरकार की कमजोरी है। हाँ,
आज कई प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी एक लैकफेड मामले में जब गवाही देने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि पिछली सरकार के फला मंत्री ने मेरे सामने इतने करोड़ रुपए रिश्वत के लिए थे। हाँ। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था और ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी आज भी काम कर रहे हैं और उसी कार्य संस्कृति से कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। समाजवादी पार्टी की सरकार की असफलता, और यही वजह है कि अदालतों को दखल देना पड़ा। जी। दूसरी बात यह है कि सरकार में जो संकल्प है, जो संकल्प जिसकी तरफ अमिताभ जी ने भी इशारा किया कि आम आदमी के पक्ष में खड़ा होने का, उसमें बार बार वो डगमगाती है, बार बार वो आम आदमी की तरफ बात करती है, आम आदमी को वो कई तरह के तोहफे देने की बात करती है, स्कॉलरशिप देने की बात करती है, भत्ते देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े लोगों से प्रभावित होती है, और ऐसे बड़े लोगों से प्रभावित होती है जिनके बारे में तमाम तरह के संदेह हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। हाँ। और जब जैसे गन्ने के मूल्य का सवाल है, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया, और मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के बाद घोषणा होने के बीच में इतना वक्त लगा, जब हर तरफ से सारे राजनीतिक दलों ने यह कहा कि इस बीच डील के लिए यह समय लिया जा रहा है, और डील होने की वजह से इसमें इतना विलंब लग रहा है। किसान असंतुष्ट थे, राजनीतिक दल असंतुष्ट थे, तो कहीं न कहीं सरकार के उस संकल्प में मुझे लगता है कि सरकार बार बार 2014 के चुनाव की तरफ देखती है। अखिलेश जिनमें अपार संभावनाएं हैं, अभी भी मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उनकी एक लंबी सफलता की पारी की तरफ समाजवादी पार्टी देखती है, और दूसरी तरफ जो तात्कालिक लाभ हैं उनकी वजह से तमाम तरह की गड़बड़ें होती है। मुझे लगता है कि ये दो बड़ी समस्याएं उत्तर प्रदेश में आ रही हैं सरकार के सामने, जिसकी वजह से बार बार अदालतों को दखल देना पड़ रहा है। रशीद मसूद साहब, फाइनल कमेंट्स। जी देखिए, मैंने जैसा कहा है कि जो सिस्टम में हमारे पूरे खराबी आ गई है कि हम कमिटेड एग्जीक्यूटिव चाहते हैं, कमिटेड लोगों को लाना चाहते हैं, तो हमारे साथ खड़े हों, अपोजिशन को कुचल देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं रह जाता है आम आदमी के पास जो पीड़ित है कि वो कोर्ट में जाए, और कोर्ट ही अकेला रास्ता है जो आज राहत दे रहा है। और क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूं, इसलिए खुद इसको कहता हूं कि कोर्ट जहां जो हमें राहत दे रहा है वो राहत बिल्कुल दुरुस्त है, और उसको जारी रहेगी जब तक कि हम ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम लोगों के साथ भेदभाव करके और उनको इंसाफ ना दें और बेइंसाफी का काम ना करें। हाँ। जब तक यही होता रहेगा। हाँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त। देखिए, मैं कहूंगा कि एक गरीब चाय का खोखा कहीं लगा ले तो प्राधिकरण का अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंच जाता है, और लाखों मीटर जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन गुपचुप बांट दी जाती है। प्राधिकरण का दफ्तर रात में 1:30 बजे खुलता है, सारे अधिकारी आते हैं, टाइपराइटर खटकने लगते हैं रात में 1:30 बजे। सरकार चलती मैंने देखी नोएडा में, रविदास जी, और चारों तरफ पुलिस लगा के। ऐसा कौन सा कागज जारी कर रहे हो कि पुलिस लगा रहे हो रात में 1:30 बजे? क्या काला पीला है भाई? गरीब आदमी पान का खोखा लगा ले तो उसको जीने नहीं दोगे, कहोगे तो महीना दो। ये एक मूल सवाल है, और मैं फिर कहूंगा, शुक्र है खुदा का कि अदालतें हैं मेरे दोस्त। अदालतें नहीं होगी तो लोग फैसला करने लगेंगे सड़कों पर, तब बहुत विचित्र स्थिति इस देश के लिए, इस समाज के लिए पैदा हो जाएगी। ये ख्याल रखिए, या तो हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका अपने आचरण में सुधार करे, लोगों को राहत मिले, और अगर राहत नहीं मिली और अदालतें सक्षम नहीं साबित हुई तो इसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता कि लोग खुद फैसला करने लगे। उस स्थिति से बचना चाहिए उस हर आदमी को जो इस देश और समाज की बेहतरी चाहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविदास मल्होत्रा जी। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गोविंद राजू, बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, आप बंद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं,
सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% SC वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी